सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। सो ये चौथा चैप्टर है हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का एंड बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी है। तो सभी लोग जरा ध्यान दीजिए। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर डैम इजी। ओके, सो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को आज तक कभी नहीं देखा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूंगा कि हो सके तो आप लोग पहले जाके मेरे वन शॉट वीडियोस देख लीजिए। मेरे जो वन शॉट वीडियोस हैं उसमें बहुत ही डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं। तो जो वन शॉट वीडियोस हैं उसको देखिए, फिर आप जब यहाँ आएंगे तो ये चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बट एनीवे, अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो फॉर्मूले तो मैं लिखने वाला ही हूँ एंड सारी डिटेल में न्यूमेरिकल्स भी करने वाला हूँ। तो आइए चलिए इसको अभी कर लेते हैं सॉल्व चीज़ों को। तो जो है मैं हूँ आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया। तो पहले हम लोग जाएंगे फॉर्मूले पर, बाद में आएंगे स्लाइड्स पर और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर फिजिक्स 1 का, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। सो ये जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है इसमें सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे पहली बेसिक चीज वो ये है कि इसमें आपको मालूम होना चाहिए तीनों लॉज थर्मोडायनेमिक्स के। जीरोथ लॉ ये कहता है, जीरोथ लॉ बड़ा फनी सा नेम है, ये मैंने अपने वन शॉट में बताया कि ऐसा इसका नाम क्यों रखा गया है। तो जीरोथ लॉ कहता है कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी और थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा होना चाहिए कि टेम्परेचर सारे सिस्टम्स का इक्वल होना चाहिए। दूसरा जो है, अच्छा जीरोथ लॉ करता क्या है? इंट्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट लॉ है जीरोथ लॉ। बाद में आ जाता है आपका फर्स्ट लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जब भी किसी भी चीज को, सिस्टम को हीट देंगे तो उस हीट के दो टुकड़े होंगे। एक तो वो चीजें गर्म होंगी मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ में इंटरनल एनर्जी रेज होगी और वो फैलेंगी, एक्सपांड होंगी। जहां पे डेल्टा डब्ल्यू को आप लोग पी डेल्टा वी भी लिख सकते हो, इसको आप लोग चाहो तो एन सी वी डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये करता क्या है? ये क्या करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बारीक बारीक बातें याद रखिए, ये सब काम आती हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या करता है? वो ये बोलता है कि हीट हमेशा हाई टू लो ही फ्लो होगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर खुद से अगर फ्लो होना है तो खुद से फ्लो होना है तो हाई से लो जाएगी। और दूसरी बात, हीट कैनॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। मतलब पूरा हीट पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये किसके साथ डील करता है? ट्रांसफर ऑफ हीट के साथ। ये वाला लॉ ट्रांसफर ऑफ हीट का डील करता है। साथ में इंट्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो ये बेसिक बातें याद रखना। चलिए अगले वाले फॉर्मूले पे आते हैं। तो यहाँ पे मेयर्स रिलेशन जो कि केटीजी में भी यूज किया था वही यहाँ पे काम का है। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। उसके बाद जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें जो फॉर्मूला आता है वो है वर्क डन इज जीरो। क्योंकि यहां पे आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। फिर आइसोबारिक प्रोसेस आता है। आइसोबारिक में चेंज इन प्रेशर इज जीरो। प्रेशर बदलता नहीं, तो प्रेशर फिक्स रहता है, खाली वॉल्यूम बदलती है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है।
आइसोथर्मल पे जाओगे तो फॉर्मूला आ जाता है W इक्वल्स टू, सॉरी, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा T इक्वल्स टू 0, मतलब टेम्परेचर फिक्स है, तो वर्क डन हो जाता है nRT लॉग, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। अब आ जाते हैं फाइनली एडियाबैटिक। सो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है इसमें चेंज इन हीट इज 0। ठीक है, तो एडियाबैटिक में चेंज इन हीट इज 0 हो जाता है। अब इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो निकल के आता है K अपॉन 1 माइनस गैमा, K नहीं आएगा, वेट आएगा nR T2 माइनस T1, बहुत ही इजी है। सो nR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये चंद फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसके अलावा PV रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, PV रेस टू गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट, P रेस टू गैमा, P रेस टू 1 माइनस गैमा इज अ कांस्टेंट। ये इन सभी को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक रिलेशंस, और जब भी क्वेश्चन में एडियाबैटिक वर्ड दिया होगा वहां ये चीजों का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके आगे चीजों को और समझते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं। कार्नोट इंजन करके एक इंजन होता है जिसका एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2 बाई T1, एंड सेम फॉर्म, मतलब एक और फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इरिवर्सिबल इंजन रहा, इरिवर्सिबल, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए है जो कि एक तरीके का रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, इसके बाद में रेफ्रिजरेटर। तो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, देखो ये तो हो गया तुम्हारा एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका फॉर्मूला है Q2 बाई Q1 माइनस Q2, एक ये भी हो सकता है, या फिर T2 बाई T1 माइनस T2, ये भी हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में अगर ये कोई ऐसा इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, यहां जो हमने बात की ना, ये कार्नोट का रेफ्रिजरेटर है, वो इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो इस सिनेरियो में अल्फा की वैल्यू आ जाती है सिर्फ और सिर्फ Q2 बाई Q1 माइनस Q2, नथिंग एल्स। बाकी टेम्परेचर और नहीं लिख सकते। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्नोट के रेफ्रिजरेटर की बात है। बस हो गया, इतने ही फॉर्मूले हैं, दैट्स इट। तो ये कुल 8 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपका थर्मोडायनेमिक्स पार हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, कुछ जरा देख लूं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देख लूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। कहाँ गया भैया अपना वीडियो? अपना वीडियो मुझे नहीं दिखता कभी कभार। ओके, चलो चलो, ये सारी चीजें हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। तो आइए प्रोफेसर भैया का साथ दीजिए। चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स।
A system releases 125 kilojoule of heat while 104 kilojoule of work is done on the system. Calculate the change in the internal energy. तो लिसन, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमको देखना है जुलाई 22 का, यानी कि सिर्फ मुश्किल से समझ लीजिए आप पिछले साल का क्वेश्चन। और ये क्या नीचे पेन वैन गिर रहा है भाई। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। तो एक मतलब सिस्टम ने रिलीज किया 125 किलो जूल और वर्क हुआ 104 किलो जूल, ठीक है। तो हीट रिलीज किया मतलब नेगेटिव, हीट छोड़ दिया सिस्टम ने, तो 125 किलो जूल। और सिस्टम ने वर्क किया ना, यही है ना, डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो सिस्टम पे जब वर्क होता है तो नेगेटिव वर्क होता है, याद रखना। ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है। केमिस्ट्री में प्लस आता, फिजिक्स में माइनस आता है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा माइनस 104 किलो जूल। हम लोग बोल रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, तो हम लोग को मालूम ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो ये हो गया माइनस 125 किलो जूल, हो गया माइनस 104 किलो जूल। माइनस 125 प्लस 104, यह आ गया माइनस 21 किलो जूल। सो यह आ गया आपका डेल्टा यू। माइनस 21 किलो जूल, मैंने वही लिखा है ना, कुछ और लिखा है, माइनस 21 किलो जूल, ठीक है। चलिए, बहुत ही इजी था। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 75% इफ द टेंपरेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज 727 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टेंपरेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। अरे बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? एक सेकंड ना, मैं जरा चेक कर लूं, चीजें अपनी जगह पर तो हैं। यस, करेक्ट। सो लिसन वेरी केयरफुली। अरे ई का हुआ, अरे तो ध्यान दीजिए सभी लोग। कार्नोट सिस्टम की एफिशिएंसी 75% है और हॉट रिजर्वायर का टेंपरेचर 727 है, कोल्ड रिजर्वायर का चाहिए। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था 1 माइनस T2/T1, और T1 हॉट रहता है, T2 कोल्ड रहता है। तो 75% मतलब 75/100 इज 1 माइनस T2/727 दिया है। गलती से 727 लिख मत देना, ये हमेशा केल्विन पे ही काम करता है ये वाला। तो 273 ऐड कर देना। अब इसको इधर लेके आओ, माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया T2/1000 इक्वल्स टू 1 माइनस 75/100 हो जाता है 0.75। अबे ये तो 1000 था ना, वो मैं उसको घुमा के इधर लेके आ गया, माइनस था यहाँ पे लेके आ गया। सो ये बच रहा है यहाँ पे सिर्फ 0.25, यहाँ पे T2/1000, T2 इक्वल्स टू 250 आ जाएगा, 250 केल्विन। सेल्सियस में करोगे तो खाली इसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा, तो बच जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस। सो T2 इज -23 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? आंसर देख लेते हैं। -23 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही बचकाना था। 2 मोल्स ऑफ गैस आइसोथर्मल एक्सपांड हुई। आइसोथर्मल वर्ड याद रखना, ठीक है। 300 केल्विन पर। इनिशियल वॉल्यूम 23 लीटर है, बाद की वॉल्यूम 46 लीटर है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। आइसोथर्मल बोला तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा? सो आइसोथर्मल बोला तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? 2.303 nRT log ऑफ V2/V1, यही था ना। सो 2.303, 2 मोल्स, आर की वैल्यू 8.314 जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। लॉग ऑफ 46/23। सो 46/23 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू मुंह पे रटी हुई होना चाहिए अपने पास। सो 2.303 2 8.314 300, और log 2 होता है 0.3010।
देखो मैं भले कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं, लेकिन आप लोगों को जो करना है वो लॉग टेबल से एग्जाम में करने मिलेगा। मेरे पास लॉग टेबल नहीं है ना अभी। अच्छा, किसी को भी लॉग कैलकुलेशन सीखना है तो मैंने लॉग कैलकुलेशंस के लिए एक अलग ही पूरा सीरीज बनाया हुआ है। सो बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर भैया आपको मिल जाएगा 8.314 300 0.3010 कितना आया 3457 आ रहा है ना, 3457.9। सो 3457.9 जूल। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। सो 3458 बराबर है 3457.9 राउंड ऑफ करोगे सो 3458 परफेक्ट। राउंड ऑफ करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, किसी का मन कर रहा है तो कर सकता है, दोनों स्टेप लिखे रहेंगे, एग्जामिनर के मार्क्स काट ही नहीं सकते गलती से भी। ओके एक सिस्टम है जिसको हाइपोथेटिकल साइकिल में ले जाया गया। वर्क डन अलोंग ईच पाथ पूछा है, ईच पाथ, वर्क डन अलोंग ईच पाथ, ईच पाथ पूछा है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सो यहां पे ऐसा डायग्राम बना हुआ है ए बी सी डी, यहां पर है 2, यहां पर है 6, यहां पर है 2, यहां पर है 6, ठीक है। अब वर्क डन अलोंग ईच पाथ, तो सुनो जब डीसी की बात की जाएगी, डी से सी, अच्छा एरो कैसा बना है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एरो ऐसा जा रहा है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन इन सी डी ये आपका आ जाएगा कितना आएगा, एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो एरिया ये लेना पड़ेगा, तो ये एरिया लेंगे तो कैसे आएगा, लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 और ब्रेड कितनी है 4 है। सो 2 × 4 ये हो जाएगा 8 जूल्स। एक सेकंड कुछ पावर दिया क्या, हाँ 10⁵ दिया है, और ये लीटर दिया, लीटर मतलब 10⁻3। सो यहाँ पे 10⁵ पावर भी दिया है और यहाँ पे 10⁻3 भी दिया हुआ है। लीटर दिया है मतलब 10⁻3 मीटर क्यूब, याद रखना। अरे एक लीटर 10⁻3 मीटर क्यूब रहता है रे बाबा। सो यहां पर अपने को 2 × 10⁵ लिखना था, 2 × 10⁵, और यहां लिखना था 4 × 10⁻3। सो ये आपका हो जाएगा 8 × 10⁻2 जूल। सो 800 जूल का वर्क हुआ इसमें। अच्छा अब यहां पे अगर आप देखोगे बीसी में, तो बीसी में तो वर्क डन 0 आएगा, क्यों, अबे एरिया नहीं है ना उसके नीचे एरिया 0 है। अरे उसका लेंथ तो है, ब्रेड्थ है ही नहीं। अच्छा ए बी का देखो, अच्छा इसका माइनस आएगा बाय द वे, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि एरो उल्टा जा रहा है, एरो उल्टा जा रहा है, देखो ना वॉल्यूम कम हो रही है। अबे ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है मेरे भाई। अच्छा एडी में आ जाओ, सो एडी वाले का भी 0 आएगा। 0 तक नहीं बना पा रहा। ए बी में आ जाओ, ए बी तो प्लस आएगा, और एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, ये एरिया होगा, ध्यान से देखो ये पूरा एरिया अंडर द कर्व। सो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये हाइट कितनी है 6, हाइट 6 है ना, चौड़ाई कितनी है 4, अरे 6 - 2 4, तो 10⁵ था और 10⁻3 था, तो 24 × 10⁻2 जूल। तो 2400 जूल, बस हो गया। एक -8 एक +24 है, बाकी 0 0 है, देख लो। -8 0 0 24, ठीक है। 24 × 10⁻2 या 2.4 × 10⁻3 दिख रहा है ना सभी को। आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, 3 मार्क्स वाला सवाल है यार, ये तो करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा है। एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है जिसको कंप्रेस किया गया, फाइनल टेम्परेचर उसके इनिशियल टेम्परेचर का डबल है, ट्वाइस है, ट्वाइस।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर? तो फाइनल और इनिशियल प्रेशर के बीच में क्या रेशियो है? सो मोनोटॉमिक वर्ड सुनते ही गैमा इक्वल्स टू 5/3 ले लेना, मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, अब टेम्परेचर फाइनल जो है इनिशियल का ट्वाइस, इनिशियल टेम्परेचर का ट्वाइस है। फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर का रेशियो पूछा है, T2/T1 2 हो गया, P2/P1 पूछा है। आइडियल मोनोटॉमिक गैस। अब लिसन, यहां पे वर्ड एडियाबैटिक दिया है। एडियाबैटिक सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए T रेज़ टू गैमा P रेज़ टू 1 माइनस गैमा इज कांस्टेंट। तो जब ये यूज करेंगे कांस्टेंट हट जाएगा। T1 रेज़ टू गैमा P1 रेज़ टू 1 माइनस गैमा इज सेम एज T2 रेज़ टू गैमा P2 रेज़ टू 1 माइनस गैमा। कांस्टेंट है ना, तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, सेम आंसर आएगा। सो अब मुझे T2/T1 की वैल्यू पता है और मुझे P1/P2 निकालना है। सो P1/P2 साथ में ले लो, रेज़ टू 1 माइनस गैमा हो गया। ये T2/T1 है, रेज़ टू गैमा हो गया। अब P1/P2 रेज़ टू 1 माइनस गैमा जो है इक्वल टू T2/T1 में आ जाएगा 2/1 रेज़ टू गैमा, क्योंकि T2/T1 2 है। अब मैं क्या करूंगा, रेज़ टू में 1/1 माइनस गैमा करूंगा, 1/1 माइनस गैमा रेज़ टू में, देखो ध्यान से 1/1 माइनस गैमा, तो ये और ये उड़ जाएगा, लेकिन इधर भी तो आ जाएगा 1/1 माइनस गैमा। तो P1/P2 हमें चाहिए। अब बचा 2 रेज़ टू गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा। तो गैमा कितना है 5/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/3। अरे हाँ क्या ना, तो ये हो गया आपका 2 रेज़ टू माइनस, देखो 3 1 3, 3 माइनस 5 कितना होता है -2, सो -2/3 और ये 5/3, सो 5/3 और -2/3, तो वो माइनस जो था मैंने भाग ले लिया। अब वो 3 कैंसिल हो गया, तो 2 रेज़ टू माइनस 5/2 बच रहा है, यानी कि 1/2 रेज़ टू 5/2 बच रहा है। तो पहले क्या करो, 2 रेज़ टू 5 करो, 2 रेज़ टू 5 होता है 32। अरे मेरे भाई 2 × 2 4 हुआ, 4 × 2 8 हुआ, 8 × 2 16 हुआ, 16 × 2 32 हुआ। अब उसका स्क्वायर रूट ले लो। अरे रेज़ टू 5 टाइम्स कर दे, स्क्वायर रूट ले लो ना। तो स्क्वायर रूट में आप लिखोगे रूट ऑफ 16 × 2, तो 1/4√2 आ जाएगा। अरे हाँ क्या ना मेरे भाई, ये सब आ रहा है P1/P2, हमें लेकिन चाहिए क्या, P2/P1 चाहिए। सो P2/P1 की वैल्यू आ रही है 4√2। अब √2 की वैल्यू ट्रिक याद रखो, पहले चैप्टर में बताया था 1.414 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 4 56 होता है, यहाँ पे 56, तो 5.656, दैट इज द आंसर। सो बिना लॉग टेबल के इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लोगों ने कर लिया। समझ में आया बेटा कि नहीं समझ में आया? 3 मार्क्स का सवाल है, 5.656, गॉट द पॉइंट। ये सब बचकाने सवाल, इसको छोड़ो, अच्छा सवाल देखते हैं। ये वाला सबसे मस्त सवाल, वो होमवर्क है तुम्हारा पिछला वाला। हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल है, हाइपोथेटिकल साइकिल है। हाइपोथेटिकल क्यों बोला है मालूम है? क्योंकि सर्कल तो दिख रहा है लेकिन असली में सर्कल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर देखो 6 और 2, मतलब सिर्फ 4 का डायमीटर, 4, और इधर डायमीटर देखो 11 और 1, मतलब 10 का डायमीटर। इधर 10 आ रहा है, उधर 4 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों जगह पे या तो 10 हो या दोनों जगह पे 4 हो। तो इसके लिए भी अपने पास सोल्यूशन है। ये लोग बोल रहे हैं कि इसकी 25 साइकिल में कितना काम होगा, तो आइए निकाल लेते हैं 25 साइकिल में कितना काम होगा। सो गोल घुमा दिया, यहां दे दिया 11, यहां दे दिया 1, यहां दे दिया 2, यहां दे दिया 6। 25 साइकिल में बोला है ना, तो 25 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका एरिया, क्योंकि एरिया ही वर्क डन है।
सो एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, गलती से भी मत बोल देना, इट इज पाई आर 1 R2। पाई आर स्क्वायर तो तब रहता है जब दोनों डायमीटर, दोनों रेडियस बराबर रहते हैं, ये R1 R2 बराबर है तब, लेकिन अब R1 R2 बराबर नहीं है, लेकिन वैसे भी रेडियस दिया नहीं, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, वैसे डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो ये हो गया 25 इंटू पाई इंटू पहला डायमीटर ले लो, पहला डायमीटर कितना है 10 है। अच्छा खाली 10 है क्या, उसके पीछे पावर भी तो रहेगी, पावर चेक करो, 10⁵, 10⁻3, भूलो मत। तो इस वाले का 10⁵ है, इस वाले का 10⁻3, सो 10 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई इसका आ जाओ D2, डायमीटर कितना है 4 है, 4 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो इधर 2 बचेगा, इधर 5 बचेगा, तो यहां पे कितना हो गया 5 है और -3 है, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 25 इंटू पाई इंटू 10, देखो 25 पाई 10 इंटू 10⁻², कितना हो गया ये, 25 इंटू पाई करेंगे, 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 आएगा, 75 से थोड़ा बड़ा आने वाला है, 75 से 75 से थोड़ा बड़ा आने वाला है, तो नियरली मैं 75 लिख रहा हूँ, नियरली है, तुम लोग को एग्जैक्ट से करना है, लॉग से। 75 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो 75,000 जूल्स आ रहा है, 10⁻³ बराबर है क्या, कुछ मिस्टेक नहीं है ना, 75,000 जूल्स, ये देखो 78500, तो बराबर हो गया ना, इसमें 78,000 आ रहा है। अरे मतलब मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है यार, मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, इसको मैं भी लिख सकता हूँ ना, 7.5 इंटू 10⁻⁴, उसने भी तो वही लिखा है 7.85 इंटू 10⁻⁴, मैं तो अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त भारी सम था ये। ओके, तो बेसिकली बस एक दो ही प्रॉब्लम्स हैं जो आपको होमवर्क है, इतना कर लीजिए, आपका थर्मोडायनामिक्स सफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज जो है मेरे वन शॉट सारे के सारे देख लीजिए, वन शॉट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।